Assalamu alaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with only me today. अब्दुल्ला जो है चलें बता देती हूँ, अब्दुल्ला इज़ इन इस्लामाबाद फॉर अ फ्यू डेज़, तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं अब्दुल्ला से मिलना तो प्लीज़ लुक फॉर हिम, ढूंढें उसे वहाँ। और आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी बातें होनी हैं। आज मैच होना है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट ODI, सो दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 11 एट नाइट पाकिस्तान टाइम। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स सी हु इज़ प्लेइंग 11 एक्चुअली, कौन सी होगी। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्रू आवर एक्सपर्ट्स किसको खेलना चाहिए किसको नहीं। उसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं। बारिश वगैरह तो हो ही रही है। एक्चुअली बारिश इतनी नहीं हो रही, थोड़ी सी ज़रा थमी हुई है। ऑल्दो आपको पता है कि फोरकास्ट तो काफ़ी रहा है, कहीं कहीं हो भी रही है, इस्लामाबाद में भी थोड़ी बहुत हो रही है, कहीं पंजाब में भी हो रही है, बट नॉट लाइक इट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट एज वेल। कल कराची में क्या हुआ, इस बात से शुरू करते हैं। कल कराची की फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी और आग इतनी शदीद थी कि फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत जो थी वो ज़मीन बोस हो गई और आग ने मज़ीद 4 फैक्ट्रीज़ को भी अपनी लपेट में ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। आतिश ज़दगी का ये वाक़या कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में कायम गारमेंट्स की एक फैक्ट्री है और हुआ। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहुत बड़ी एक आग जो लगी थी, कुछ साल हो गए उसको, वो भी गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी थी। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद जो हैं वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जो अपनी मदद आप के तहत बाहर निकले। नाउ चेक आउट दीज विजुअल्स, ये सोशल मीडिया पे कल वायरल हुए थे। हज़ारों की तादाद में तो नहीं, कोई 1200-1300 लोग थे और जिस तरह उनको वहाँ से निकलना पड़ा, ऑलमोस्ट एज इफ कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। जब इस किस्म के इंसिडेंट्स इन द पास्ट हो चुके हों तो तब तो वन वुड एक्सपेक्ट के बहुत तैयारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये भी एक बात है, वी जस्ट डोंट लर्न, हम माजी से नहीं सीखते। इतना बड़ा सानेहा हो चुका है पहले जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी और अभी भी आप देखें ज़रा कि लोग उतर किस तरह रहे हैं इस तरह। दिस इज़ ओनली बिकॉज फायर एग्जिट नहीं था। और फायर एग्जिट हो भी, अगर कह भी दें तो कोई ड्रिल्स कराएं, इतने लोग हैं आपके यहाँ काम करते हैं तो कोई ड्रिल्स कराएं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किस तरह यहाँ से निकलना है। अपेरेंटली कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फैक्ट्री में तामीराती काम के बायस मजदूरों के लिए जो सीढ़ी और पोल लगे थे, फैक्ट्री वर्कर्स उनके ज़रिए बाहर आए और औरतें भी उसी के थ्रू उतरी। ख़वातीन समेत कई वर्कर्स ने जो है वो कूद कर जान बचाई। जान बचाने की कोशिश में आपको ये भी बता दें कि 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल के मुताबिक आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 1200 से 1500 अफराद मौजूद थे। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। आग फैलने के खदशे पर करीबी इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। इनिशियली इतलात जो हमें मिली वो है कि 1200 से 1500 के करीब यहाँ पर लोग काम करते हैं ओवरऑल। इस वक्त जब ये आग लगी उस वक्त कितने लोग मौजूद थे इसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई। इनिशियली जो सारे विक्टिम्स थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया था। इनिशियली कुछ निकल आए थे, जब तक रेस्क्यू सर्विस पहुंची, जैसे हम लोग पहुंचे जो बाकी लोग थे उनको शिफ्ट किया गया। और इस वक्त तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि इस मलबे के नीचे अगर किसी के दबे होने की कोई इतलात इस वक्त हमें मौसूल नहीं हुई। अच्छा, फिर ये भी ऐसी टेंशन हो जाती है, ऑल्दो टाइम एंड अगेन हमें बताया गया है कि बड़े अप टू डेट फायर ब्रिगेड सिस्टम है, आग बुझाने का जो सारा निज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हाउएवर फिर भी इस आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड के अमले को कई घंटे लग गए। कराची की फैक्ट्री में आग लगने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी अभी हमने आपको बताया है शहर में कई इमारतों में आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं, मगर देखा यही गया है कि फैक्ट्रियों और हाई राइजर्स जो होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में आग बुझाने से मुतालिक इंतज़ामात का हमेशा फुकदान होता है और हुकूमतें आतिशज़दगी से बचने के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल कराने के दावे तो करती हैं, मगर इस पर अमल की ज़हमत कोई नहीं करता। और आग लगने के हादसात दुनिया भर में होते हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही हो रहे हों, मगर नुकसानात को हर मुमकिन कम से कम रखने की कोशिश ज़रूर की जाती है। और इस मामले में ना सिर्फ फायर ब्रिगेड के अमले को ज़्यादा सहूलतें देना होंगी, बल्कि सख्ती से कवानीन पर अमल दरामद भी कराना होगा। तो ये थोड़ी सी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि एक तो सारी एसेंशियल्स जो हैं आग बुझाने की जो दुनिया में यूज़ हो रही हैं वो भी ला के दें। ख़ास तौर पे अगर बिल्डिंग्स लंबी हों, 5, 6, 7, 8, अब तो खैर 20, 30 मंजिलों की बिल्डिंग्स हैं कराची में भी, तो डू वी हैव द सिस्टम इन प्लेस कि किसी को ऊपर 30वीं मंजिल से निकालना हो, 20वीं मंजिल से निकालना हो तो किस तरह निकलेंगे?
अच्छा, बिल्डिंग्स जब बन रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन होती है दुनिया में, जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनका फायर एग्जिट पूरी सीढ़ियाँ होती हैं जो कि एक्चुअली मेटल सीढ़ियाँ होती हैं, जो अगर आप खींचें तो बैल्कनीज वगैरह से निकलती आती हैं और उसके थ्रू आप नीचे उतर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी कोई निज़ाम नहीं है। तो ये भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। खैर एनीवे, अच्छा इसी पे हमने बात भी करनी है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं। काशिफ, बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि कराची में लांडी के एरिया में जो फैक्ट्री में आग लगी है उस पर काबू तो खैर पा लिया गया फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक। बहुत सी चीज़ें थी हुई हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के अलावा एक और बिल्डिंग में भी आग लगी है। पहले तो ये हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है, इसको आप क्लियर कर दें। बिल्कुल हुमा, ऐसे ही है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है लाडी के अंदर, और गुज़िश्ता रोज उसमें जो है वो सुबह 10:30 बजे के करीब जो है वो आग लगी एक इमारत के अंदर, वो जमीन बोस हो गई। फिर रात गए एक और इमारत के अंदर आग लगी जो एक फैक्ट्री थी, और उस पे जो है वो फायर ब्रिगेड को इतला मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और उस पर भी काबू पाया गया है। तो ये दो डिफरेंट वाकयात थे, और दोनों डिफरेंट वाकयात के अंदर दो अलग अलग फैक्ट्रीज थी जहां नहीं, लेकिन काशिफ जो दो डिफरेंट वाकयात हैं क्या आसपास है? आई एम जस्ट थिंकिंग, क्या पहली बिल्डिंग जिसको सुबह आग लगी गारमेंट्स फैक्ट्री, उसकी वजह से दूसरी बिल्डिंग को आग लगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही कंफ्यूजन है और इसको हमने क्लियर भी किया कि ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, दो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो उसमें कम पेश 200 के करीब फैक्ट्रीज मौजूद हैं और काफी बड़ा ये एरिया है। तो ये उससे बिल्कुल अलग है, और इनका एक दूसरे से कोई इस इंसिडेंट से भी जो है वो एक दूसरे से कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है वहाँ। अच्छा काशिफ, अब तो दो हो गए वाकयात, तो लिहाजा ताज़ा वाक़े को पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? वहाँ के क्या हालात हैं और आग लगी किस तरह? अब तक उस हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से नहीं बताया गया है। इब्तदाई तौर पर ये कहा गया कि ये लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, और मुकम्मल तौर पर आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तौर पर 4 फायर टेंडर रवाना की गई थी, और मजमूई तौर पर 8 से 9 फायर टेंडर जो है वो रवाना की गई, और मुकम्मल कॉर्डन करने के बाद न सिर्फ आग को बुझाया गया बल्कि कूलिंग के अमल को भी बढ़ाया गया, और अब फायर ब्रिगेड हुकाम ये बताते हैं कि कूलिंग के अमल को भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। रात को 11 बजे के करीब इस जो फैक्ट्री है इसमें आग लगी थी, और आग लगने के बाद इतनी ज्यादा कोई अमला मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड हुकाम ये बताते हैं, और रेस्क्यू टीमें भी ये बता रही हैं कि जब वो वहां गए तो तमाम तर अमले को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद इस प्रोसेस को बढ़ाया गया, और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो इनिशियली तौर पर 80% जो है वो आग पर काबू पाया गया, और अब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, जो कल का वाकया था, जो पहली फैक्ट्री जिसमें आग लगी, जिसमें हमने लोगों को देखा कि वो किस तरह निकल रहे थे। मतलब वो कंस्ट्रक्शन वाली सीढ़ी लगी हुई थी कुछ पोल से, बहुत ही एक पैनिक सिटी। और ये कमाल की बात है कि कोई अनफॉर्चुनेट कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई उसमें, क्योंकि लग यही रहा था कि सारे निकल नहीं पाएंगे। उधर क्या वजह बनी? वहाँ आग लगी किस तरह? कितने घंटे लगे उसको आग पे काबू पाने में? वहाँ 10:30 बजे के करीब गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पुराने कपड़े को रिसाइकल किया जाता है, इसमें आग की इत्तला मिली। चूंकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थोड़ा लाडी के इलाके के अंदर है और ये कराची से थोड़ा सा सराउंडिंग के एतराफ में पड़ जाता है, तो फायर ब्रिगेड हुकाम को भी पहुंचने में थोड़ी सी ताखीर हुई, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अपनी भी फायर की गाड़ियां हैं तो वो भी वहां पहुंची। 10:30 बजे के करीब ये आग लगी। जो लोग थे वो अपनी मदद आग के तहत वहां से जो इस फैक्ट्री की चौथी मंजिल तामीर की जा रही थी उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन के लिए लोहे की सीढ़ी लगाई गई थी, तो उसकी मदद से, पोल की मदद से लोग वहां से, वीडियोस के अंदर भी हमने देखा कि नीचे उतर रहे हैं और काफी बुरी कंडीशन थी। जान पर खेल कर वो लोग नीचे उतर रहे थे। आग लगी इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर, और बेसमेंट के अंदर जब ये आग फैली है तो उसने पूरी इमारत को ना सिर्फ अपनी लपेट में लिया बल्कि धुआं काफी ज्यादा भर गया था। ये धुआं भरने की वजह से जो फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा था वो इस इमारत के ना तो छत पर जा पा रहा था और ना ही अंदर। ये आग बिल्कुल ना बुझ पाती, चूंकि आग के शोले बहुत ज्यादा थे, धुआं बहुत ज्यादा था, और बताया गया कि ये बिल्डिंग ही जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ कि ठीक 3 घंटे बाद ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गई, जिसके बाद
रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल हो गया था, चूंकि शोले बहुत ज्यादा थे और इसमें जो पुराना कपड़ा था उसके थान बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से कोई जो कि बड़ी आसानी से, बिल्कुल इनफ्लेमेबल है, बड़ी आसानी से जो आग है लग भी जाती है और फिर फैल भी बहुत जल्दी जाती है। अच्छा काशिफ हमारे साथ ही रहे, हमें काजिम अली साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची में। काजिम साहब बहुत शुक्रिया। काजिम साहब पहले तो ये बताएं कि ये जो दोनों आग लगी हैं, दो बिल्डिंग्स की बात अब हो गई है, ये इंडस्ट्रियल जोन ही है, इंडस्ट्रियल जोन का अपना भी कोई निज़ाम है फायर ब्रिगेड का, कहीं और से ना आना पड़े, रेडी उधर ही हो, नेचुरली वहाँ तो इतनी फैक्ट्रीज वगैरह हैं। असल में ये और भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना, इसकी एक अपनी अहमियत है। इसके अंदर जब तक आप अंदर होते हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के हदूद में नहीं हैं। वहाँ से जो भी सामान निकलता है उसके बाद उसकी ड्यूटी लगती है। तो ये 1990 में इसको बनाया गया था और इसकी इफ्तिताह हुआ था और उस वक्त मैं उस वक्त स्टेशन ऑफिसर था लांडी पर। तो इसका पहला विज़िट मैंने किया, वहाँ पे चेकिंग की, सब चीज़ें की। तो इसके 2 जोन बन चुके हैं, यानी एक्सटेंशन जोन 1 था, फिर जोन 2 हुआ, अब जोन 3 की तरफ जा रही है। लेकिन जो सिस्टम इन्होंने उस वक्त बनाया था वो बड़ा अच्छा था, इंटैक्ट था, नया बना था। अब वो सिस्टम ख़राब हो गया है, वाटर सप्लाई का जितना भी हाइड्रेंट सिस्टम था ना वो ख़राब। लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी से कि वहाँ उनके अपने फायर ब्रिगेड, उनका अपना फायर स्टेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसा है कि केएमसी ने फायर सर्विस 2 गाड़ियाँ डोनेट की हुई हैं उनको, वो जो वहाँ खड़ी होती हैं, जो वहाँ पर होती हैं मौजूद। उनके अलावा उनका अपना स्टाफ है। लेकिन फायर स्टेशन जो है ना, फायर स्टेशन तो आफ्टर दी फायर का काम है। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इनकी सबसे पहली चीज़ होती है प्रिवेंशन, कि आग जो है लगे ना। क्योंकि अभी जो अच्छा फायर जो है उसको कहा जाता है फायर इज़ द बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट फो, यानी सबसे बेहतरीन दोस्त भी है और सबसे बदतरीन दुश्मन भी है। तो जितने हमारे ज़िंदगी भर के काम चल रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं फ़ायर का अमल दखल होता है और उससे हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जब यही फ़ायर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये बदतरीन दुश्मन का बिल्कुल। अभी तो हम बिल्कुल फायर एज अ बेस्ट फ्रेंड वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा अगेन थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, तो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप कह रहे हैं कि 2 फायर ब्रिगेड ही कह लें आप, ब्रिगेड्स हैं क्या? देखें फायर ब्रिगेड तो हो गया स्टेशन, ठीक है, उसके ऊपर फायर टेंडर्स होती हैं। ओके, वो भी हो गया। आग वाली गाड़ी है, उनमें 2 गाड़ियाँ जो हैं वो केएमसी ने प्रोवाइड की हैं उनको, ठीक है। ओके, अच्छा केएमसी जो है वो बर्डन ली हुई है पूरे शहर का। अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो अपना रेवेन्यू है उसमें से केएमसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो रहा क्या है कि तो उनको क्या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि अपना खुद ही बना ले? अगर तो केएमसी से वो उस लेवल की मदद नहीं मिल सकती है, एंड ऑब्वियसली दे आर आल्सो व्हाटएवर द रीजन माइट बी शॉर्ट ऑन दीज इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो ये खुद क्यों नहीं करते? वो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो सिस्टम था वो भी तबाह हो गया है, 35 साल पुराना, ये 35 साल हाइड्रेंट सिस्टम था। हाइड्रेंट सिस्टम का मकसद ये कि फायर टेंडर गई, अगर 2 फायर टेंडर भी पहुँच गई वो 50 फायर टेंडर का काम करेंगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर सप्लाई उसको मिल जाएगी। अच्छा आपसे भी हम बात कर रहे हैं काजिम साहब। काशिफ ये भी बताइएगा हमें कि ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और ख़ास तौर पे जिसमें आग लगी है, ये क्या आपको लग रहा है और क्या आपको पता चला है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ के होते हैं, फैक्ट्रीज जिसमें उन्हें बनानी होती है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ये सब कुछ हुआ था? देखिए उमर, जब कोई सानिया या वाकया रिपोर्ट होता है उसके बाद तमाम तर इदारे हों या फिर मुतलका हुकाम हों वो दावे करते हैं। जब गुज़िश्ता रोज चीफ फायर ऑफिसर वहां पहुंचे और हमने उनसे बात की तो उनसे पूछा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने ठीक 1.5 माह पहले इस तमाम तर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज हैं, उनको कहा गया था कि अपने जो इमरजेंसी एग्जिस्ट हैं या फिर जितने भी फायर सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम हैं वो इन बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए और उसको प्रॉपर कर लें। बाकायदा फायर ब्रिगेड का एक डिपार्टमेंट है जो इन तमाम तर चीजों को चेक करता है। 1.5 माह पहले कहा गया था और उसके बावजूद 1.5 माह गुजर गया और इन तमाम तर बिल्डिंग्स को चेक नहीं किया गया। ये बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन थी और इसके ऊपर 4th फ्लोर बनाया भी जा रहा था। 1200 से 1500 के करीब वर्कर्स इसमें मौजूद थे। 1.5 माह पहले इसको बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि तमाम तर चीजें अपनी अलाइन कर लें और उसको बेहतर कर लें। उसके बावजूद कंसर्न डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग्स को चेक ही नहीं करते।
देखती नहीं है, 1.5 माह गुजर गया ना सिर्फ ये हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, ये तो बड़ी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और बल्कि हम तो कहेंगे जब आग वगैरह लग जाती है तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ही बात आ जाती है। काजिम साहब ये बताइएगा, और हम ज़रा कंपैरिजन चाहते हैं, और हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, चलें कराची को बाकी शहरों से कर लें या फिर खित्ते में ही आप कंपेयर कर लें, क्या जहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं वहाँ इसी तरह सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ही मदद ली जाती है? उनके अपने कोई इस तरह सेफ्टी मेजर्स नहीं होते कि इन केस ऑफ फायर हमारा अपना प्रॉपर निज़ाम हो? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। हर फैक्ट्री का अपना होना चाहिए, होना तो चाहिए। उसके बाद हर जोन का अपना होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे असल में ये जो फायर सेफ्टी है ना, ये फ्रॉम कंसेप्ट चलती है, कंसेप्ट से डिज़ाइन, डिज़ाइन से आगे। यहाँ पर हो रहा है ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक प्लॉट आपके पास मौजूद है, पहले मिसाल के तौर पे ये एक प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, ये एक प्लॉट है आपका। आपने क्या किया, इसके साथ मोबाइल दिखाएं जी, ये दूसरा प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट भी इन्होंने ले लिया, और ये प्लॉट लेने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसका जो ये एक सुरंग बन गई पूरी, ठीक है। ये जो अमल हो रहा है उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर फायर हो रही है, इसमें भी ये भी हमें समझ आ गई, और ऑफ कोर्स लोग भी समझ रहे होंगे, और उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि इनमें भी कोई गैप होना चाहिए। वो गैप खत्म जो था, 1000 गज का प्लॉट, मतलब ये 1000 गज का प्लॉट, ये 1000 गज का प्लॉट, तो इसका निकलने का रास्ता ये भी था, ये भी था जी, जो कि इसका ये भी था, ये भी था। अब आपने जब ये गैप किया, आपने ये गैप खत्म करके इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपने पूरी ऑक्यूपेंसी चेंज कर दी, पूरा डिज़ाइन तब्दील कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोग जो हैं उनका एग्जिट का जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब हो गया हर चीज़। फिर उसके बाद एक ख़ास फायर सेफ्टी का एक रेगुलेशन है जो पाकिस्तान में पास हुआ है। अच्छा, ये आई एम सॉरी काजिम साहब, टाइम कम है, ये वायलेशन है, ये ऑलरेडी वायलेशन हो रही है। अब आप ये बताएं कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो सिटी मैनेजमेंट है, उनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो फाइन करें, वो सील करें ये फैक्ट्रियाँ? अगर ये सारे बाय लॉज हैं और इसके मुताबिक इनको चलना है, डू इट देन। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि कोई इदारा जो है बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहा है। फायर फिटनेस सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसका जो मैकेनिज़्म है वो बहुत गंदा है। उसके अंदर ये होना चाहिए कि बिल्डिंग की परमिशन किसने दी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना हमारे वहाँ। सबसे बड़ा मसला ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। आप ये बिल्डिंग डिज़ाइन किसने गलत किया, फिर फायर सेफ्टी फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया इसको? मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट सारे होंगे, लेकिन वार्निंग भी तो, और फिर वार्निंग एक दफ़ा हुई भी तो है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि वार्निंग हुई। अच्छा, ये इसमें ये है कि ये खुद मुख्तियार इदारा है, ये फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में, वजारत तिजारत और पैदावार के अंडर में ये, ठीक है। ये बिल्कुल सिटी मैनेजमेंट के डोमेन में आता ही नहीं है। ये इनको हेल्प करने जाते हैं, दे प्रोवाइडेड हेल्प व्हेन दे रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो, अच्छा, जब केएमसी जो है वो फायर सर्विस को जो है वो पाल रही है, फायर सर्विस तो उसको कुछ भी नहीं दे रही ना। नतीजा ये है कि इनको तमाम इदारों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि फायर सिस्टम ये पब्लिक के पैसों पे चल रहा है। बॉटम लाइन जी बिल्कुल समझ आ गई है, और यहाँ ए टू जी चीज़ें समझ आ गई हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप खुद अपना निज़ाम है, दिस इज फॉर ऑल द ताजिर बरादरी जो देख रहे हैं, अपने हकूक मांगने के लिए तो आप इस तरह, मतलब कि इस्लामाबाद टू कराची इधर उधर आप भाग रहे होते हैं। हमारे फोरम पे कितनी बार आए हैं, लेकिन जहाँ आपने कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वहाँ आप कुछ नहीं कर रहे, विच इज़ एक्चुअली, मतलब ये तो अगेन मैं कहूँगी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बात आती है, एंड somebody needs to be held accountable and answerable for it। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या ही कहना, जो कि एनओसी हर चीज़ की दिए चले जा रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट बिल्डिंग का भी हो गया तो ये भी सही है, वो भी सही है, जबकि दिस इज़ अ डिज़ास्टर इन द मेकिंग। और एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। शुक्र है कि कोई हलाकत ऐसा सच नहीं हुई, लेकिन जो पोर्ट्रेट हुआ है पूरी इंटरनेशनली आपको ये चीज़ें, तो ये आप ये देखें ना, इतना देख रहे होते तो हमारे ये हालात होते, बिजनेस ये तमाम चीज़ें जो है ना, तो इस वक्त आप ये देखें इंटरनेशनल जो कंपनी है ना, उनमें कभी बड़ी आग नहीं लगती। वजह यह है कि वो सेफ्टी कॉन्शियस होते हैं, उन्होंने अपना सेफ्टी बजट रखा होता है कि ये आपको खर्च करना है। मतलब हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनके अंदर ये हो रहा है, और ये बड़ा दर्द भरी चीज़ है कि अगर आप एक कारोबार जद्दी पुश्ती बनाएं और वो तबाह हो जाए और आप फुटपाथ पे आ जाए। बल्दिया फैक्ट्री फायर के बाद वी वर प्रॉमिस्ड के दोबारा इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी, और अभी आपके सामने काजिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया है, और आपने ये बात की है, और काशिफ थैंक यू।
वेलकम बैक। अच्छा जी, इन रिसेंट ईयर्स हमने ये नोटिस किया है और मैं और अब्दुल्ला इसके बारे में बात भी करते रहते हैं, एडवोकेट भी करते रहते हैं कि वर्जिश कितनी ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और आप खाना भी सही खा रहे हैं, हर चीज़ आपको लग रहा है अपने मुताबिक आपने की हुई है, वो रूटीन प्रॉपर हो ही नहीं सकता उसमें सम एलिमेंट ऑफ वर्जिश ना हो। कोविड में हमने देखा कि वो वर्जिश का जिम जाना या पार्क्स में जाके जो भी वर्जिश वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, वो सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और अब वो ट्रेंड जो है वो बहुत मकबूल है। बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और वो ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं बिकॉज वो अपना टाइम उसके साथ फिट कर सकते हैं। सो वी हैव हिजाब वासिफ विद हर, हु इज़ अ फिटनेस ट्रेनर और ख़ास तौर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करती हैं, बेस्ड इन लंदन। हिजाब, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? इस वक्त आप कराची आई हुई हैं, हमने सोचा आपसे ज़रूर बात करें। सबसे पहले तो बेसिक एक डिफरेंस बता दें, जो मज़ा फिज़िकली जिम में जाके फिटनेस ट्रेनिंग का आता है वो ऑनलाइन किस तरह कोई इंजॉय कर लेता है और फ़ायदा भी हो जाए? फ़ायदा डेफिनेटली होता है। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ कर लें। ये भी है, ठीक है। आप घर में रहें और आपकी ना स्टेप काउंट पूरा हो रहा है, ना आप फिज़िकली एक्टिव हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही कर लें। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनको या तो परमिशन नहीं है जिम जाने की, या एक ऐसी वो हैं जो हिजाब करती हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन, और इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती ना सेहत को अभी तक। कैन यू बिलीव? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और वो उन्होंने अपने आप को सबसे लास्ट में रखा हुआ होता है। सारे घरों के काम करेंगी, बच्चों को प्रायोरिटाइज करेंगी, बट अपनी सेहत, अपनी हेल्थ बिल्कुल आखिर में हो जाती है। तो इस वजह से निगलेक्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मतलब एक लेवल आएगा जो जहां आपको रुकना ही पड़ेगा। घर में वो वेट्स नहीं होते, वो इक्विपमेंट नहीं होता, तो उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अपने लिए देखें, आप स्टार्ट करेंगे 2-2 kg के डंबल से, जिन्होंने कभी नहीं की एक्सरसाइज, वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात। उसके बाद आप ग्रेजुअली अपने वेट्स बढ़ा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज जो आप सिर्फ डंबल्स के साथ कर सकते हैं। आपको तो आपको बस बेसिक यही चाहिए होगा। बिल्कुल, डंबल्स और मैट, आप वहाँ से स्टार्ट करें और आप फिर उसके बाद खुद वेट बढ़ाएंगे। आपको खुद मज़ा आने लगता है करके कि मैं इतना भी उठा सकती हूँ, मैं इतना भी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम इसके हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लोगों को लगता है कि विमेन थिंक कि वो डंबल उठाएंगी तो वो मस्कुलर हो जाएंगी। वो तो हो जाए भाई, हम तो ये कहते हैं कि ज़रूर मस्कुलर हो, मतलब आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आप में जान होनी चाहिए, और जान होने का मतलब ही ये है कि आपके मसल्स होने चाहिए। और ओल्ड एज में एक्चुअली मसल्स इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू एज वेल। आप पाकिस्तान आई हैं, लंदन में, अदरवाइज यू आर बेस्ड। क्या आप कंपैरिजन बता सकती हैं कि यहाँ आपको लगता है कि लोगों में अब अवेयरनेस आना स्टार्ट होगी? बिकॉज हम वेस्ट को और फिजिकल फिटनेस को ज़रा एसोसिएट करते हैं कि वहाँ लोग ज़रा ज़्यादा अवेयर हैं। वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि उनका हमसे लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है एंड दे आर हेल्दी। 80s 90s तक उनकी ख़वातीन वॉक कर सकती हैं, वो अपनी ग्रोसरीज खुद उठा के ला सकती हैं, बट हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 60 ईयर्स के बाद, 40-45 के बाद ही ख़वातीन के जोड़ों में दर्द है, उनकी बैक में पेन है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका रीज़न ही है कि दे वर्कआउट रेगुलरली, चाहे वो ऑफिस जा रही हैं, चाहे वो नहीं जा रही हैं, उन्होंने वर्कआउट का एक टाइम अपना बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने वर्कआउट कुड आल्सो बी अ वॉक। एक्चुअली हो सकती है, बट वो जो 1 घंटा आप वर्कआउट करते हैं, आप मसल्स को ट्रेन करते हैं उसमें। सो उन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वॉक और जॉग इज समथिंग लाइक कार्डियो के, मतलब स्टार्ट सॉफ्ट, लेकिन उसके बाद आप करें कुछ 40 मिनट ही करें दिन में, लेकिन ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। अच्छा, तो हिजाब, कितने आप मतलब कितने लोगों को अब तक ट्रेन कर चुकी हैं? और यू हैव अ कंपनी, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स एज वेल। हज़ारों में शायद अभी तक। ओह नाइस। और वो विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लोग सेटिस्फाई होते हैं। बहुत सारे ऐसी क्लाइंट्स हैं, स्पेशली मैं आपको, वज़न तो एक अलग ही चीज़ है, जो वज़न गिरता है लोगों का और वो खुश हो जाते हैं, बट ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना थायराइड रिवर्स किया, जिन्होंने अपना PCOS, बहुत यंग एज में बच्चियों को PCOS हो जाता है और वो आती हैं, उन्होंने अपने PCOS रिवर्स किया हमारे साथ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जिनको घुटनों के दर्द थे, वो बहुत खुशी खुशी वापस आई उम्रा करके कि हमें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम खुद चले। कितने बेनिफिट्स हैं जो हम बताते रहते हैं, लेकिन आपसे सुन के बड़ा ज़रूरी भी है। और फिर इसमें ये ऐड कर लें मेंटल हेल्थ, मतलब कुछ भी ना होना तो आपका जहनी सेहत इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि मतलब आप बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। हिजाब, दैट इज़ ऑल द टाइम वी वांटेड यू टू कम हियर, ताकि लोग समझ सकें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप ट्रेनिंग या तो जिम जाके करें या ऑनलाइन करें, लेकिन करनी ज़रूर है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हिजाब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। एक ब्रेक। वेलकम।
ओके, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। PMDC ने MD कैट स्केड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 9,000 है, लेट फ़ीस 13,000 है। और साथ ही आपको बताएं कि PMDC की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि पंजाब के उम्मीदवार का टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर लेगी। सिंध के उम्मीदवारों का इम्तहान जो है वो IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के तहत होगा। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट का इम्तहान खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी, जबकि बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का टेस्ट है यूनिवर्सिटी कोयटा में होगा। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास MD कैट का टेस्ट IBA सक्खर के तहत लेने की मंजूरी दे दी गई है। और सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल, आपको याद भी होगा, MD कैट के इम्तहानात में बहुत ही कुछ हुआ था, बल्कि हम तो परेशान ही हो गए थे। दाखिला पॉलिसी में बेज़ाब्तियाँ हुई थी और उसमें तब्दीली भी हुई थी। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में MBBS की 2,550 और BDS की 500 नशिस्तें रखी गई हैं। इसी पे हम बात भी करेंगे और एक्चुअली वो हाउ आर थिंग्स गोइंग टू इम्प्रूव दिस ईयर। शवाला असलम हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कराची में, हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शवाला अब बताएं कि लास्ट ईयर मतलब एक पूरा एक डिबैकल था कि वो सारी दोबारा से टेस्ट लेने पड़े थे। अब तरीक़ेकार क्या मुख्तलिफ हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, फुल प्रूफ हुआ है? शवाला, थैंक यू सो मच हुमा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जो MD कैट 2025 के निकात का ऐलान है वो बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। और जो ये एग्ज़ाम है वो 5 अक्टूबर संडे को सुबह 10 बजे इनका निकात होगा। सिंध में अगर हम बात करें तो इस दफ़ा जो जिम्मेदारी है वो IBA सक्खर को दी गई है। दिस इज द सेकंड टाइम कि जो IBA सक्खर को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पेपर कंडक्ट करवाएं, लेकिन पेपर लीक आउट हो गया था, जिसके बाद अदालती अहकामात के बाद दोबारा ये जो री एग्ज़ाम थे वो नवंबर में हुए थे और IBA सक्खर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तब पेपर लीक नहीं हुआ था और तब जो चीज़ें थी वो बहुत स्मूथली चल रही थी। अब इसके साथ ही इस दफ़ा भी जो जिम्मेदारी है वो IBA सक्खर को ही दी गई है और रजिस्ट्रेशन का जो आगाज़ है वो आज से हो रहा है, यानी 8 अगस्त से। सो ये 25 अगस्त तक ये जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन का जो पूरा ये सिलसिला है। और उसके बाद लेट फ़ीस के साथ ये जो पूरा मामला है ये 1 सितंबर तक भी जा सकता है। और जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 9,000 है, जबकि लेट फ़ीस के साथ 13,000 है। जी हाँ, अब ये भी बताइएगा कि लाहौर, पेशावर, मतलब ये यहाँ जो सारे टेस्ट वगैरह होंगे वहाँ फुल प्रूफ है, कोई चीटिंग नहीं होगी? पिछले साल वहाँ क्या हुआ था इन कंपैरिजन, ये भी ज़रा बता दें। अच्छा देखिए हुमा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है MD कैट में। ये जो इस तरह की बेज़ाब्तियाँ हमें देख रहे हैं और ये जो पेपर लीक है ये एक तरह से एक ऐसा डिस्प्यूट है जो बहुत ही अनरिजॉल्व रहता है। मतलब गुज़श्ता कुछ सालों से ही हम देख रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हो जाता है। पूरे के पूरे जो पेपर हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। और पिछली मरतबा भी जो FIA की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि यहाँ से जो सिंध में पेपर लीक आउट हुआ था उसमें थरपारकर से एक डॉक्टर थे जिन्होंने ये जो पेपर थे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर। और काफ़ी ज़्यादा डाउ यूनिवर्सिटी के भी मुलाजमीन थे जिनको नामजद भी इसमें किया गया था। तो अब भी जो सिक्योरिटी है, देखिए सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ होती है, उस वक्त भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ होती है। दफ़ा 144 भी जो इम्तहानी मराकज़ है उसके अतराफ नाफिज कर दी जाती हैं, लेकिन स्टिल आपको पता है कि जब तक अंदर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो सरपरस्ती ऑब्वियसली अंदर से ही लोगों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट एब्सोल्युटली शवाला, बस हमारी तो यही दुआ है कि अब जो है वो पेपर भी आउट ना हो और ऑब्वियसली जो जेन्युइन BDS और MBBS करना चाहते हैं और वो टैलेंटेड हैं, पढ़ सकते हैं, चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, वही एडमिट हों और वही जाएं, बिकॉज वी हैव सीन दिस हैपन सो मच इन द पास्ट। होपफुली पेपर लीक नहीं होगा, चीटिंग भी नहीं होगी, बट वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट एज वेल। थैंक यू शवाला। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं। आज क्रिकेट है और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम कर चुका है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान 3 एक रोज़ा यानी ODI मैचेस की सीरीज़ शुरू होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। हम आपको पहले भी बता चुके हैं रात 11 बजे मैच होगा, विच इज़ ग्रेट टाइम। वीकेंड भी है, रात को 11 बजे जी खाना पीना आपने कर लिया है, कोई मीठा लें और बैठ जाएं टीवी के आगे। दोनों टीमों का ज़रा कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के अपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादातर होते हैं, बिकॉज
कोर्स, कंसिडरिंग कि हम भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान का पलड़ा बज़ाहिर भारी है और वेस्ट इंडीज़ की मौजूदा टीम और ख़ास तौर पर इसकी बैटिंग लाइनअप जो है उसको सामने रखते हुए शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि ग्रीन शर्ट्स वनडे सीरीज़ भी जीत सकती है। ये भी आपको बताएं कि मेज़बान टीम की बैटिंग लाइन को ज़्यादा काबिल एतबार नहीं समझा जाता। वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छे पेसर्स मौजूद हैं जो टीम की ताकत हैं, जबकि T20 में पाकिस्तानी पेसर्स की परफॉर्मेंस इतनी कोई मुतासिर एक्चुअली नहीं रही। नसीम शाह चंद महीने से नहीं खेल रहे, शाहीन और हसन अली की फॉर्म जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं इफ़ नथिंग एल्स, और अब देखना है कि इनकी वापसी किस किस्म की परफॉर्मेंस के साथ होती है। सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिस पे हम प्ले कर सकते हैं, ये हम राशिद लतीफ़ राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई क्या हाल है आपका? राइट ऑफ द बैट क्या उम्मीद रखें? आर वी अ बेटर टीम देन द वेस्ट इंडीज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। काफी अर्से के बाद वनडे क्रिकेट होने जा रही है और वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त शायद 10वें नंबर पे है ओडीआई क्रिकेट में। पाकिस्तान का नंबर टॉप 5 में आता है और लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेज चैंपियन ट्रॉफी को रख के देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं थी। That's right. हम ग्राउंड में ये बाहर हो गए थे, लेकिन हम साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी काफी अच्छी खेले थे, उस पर हमें होप थी और कुछ प्लेयर्स भी मिले थे। साइम अयूब वहाँ पे खेले थे और बहुत ही अच्छा खेले थे। अब्दुल्ला शफीक सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे। हमें इशू ओपनिंग का रहा है और अब्दुल्ला शफीक वापस आए और 4 ओपनर के साथ इन्होंने ओपनिंग किए। लास्ट 4 गेम 4 गेम में 3 ओपनर थी, मामूल हक, उस्मान खान और साइम अयूब के साथ ओपन की हुई है। थोड़ा लकी रहे कि पहले साइम अयूब अनफिट रहे, फिर फखर जमान नहीं रहे तो उनको दोबारा जगह मिल गई है। और साइम अयूब दिसंबर के बाद जब सेंचुरी की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद अब वापस आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। बहुत मजबूत खिलाड़ी है तो बड़े मजबूत खिलाड़ी राशिद भाई, लेकिन लगता है अभी टोटली 100% फिटनेस या शायद वो परफॉर्मेंस जो पहले वाली थी वो अभी दोबारा नहीं आई। ये फॉर्मेट चेंज हुआ है, अब हर बॉल पे शायद मारना ना हो, थोड़ा सा इनको बॉल को अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये एक मौका मिला है यहाँ पे 3 मैचेस में उनको बिल्ड करनी है अपनी इनिंग्स को। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट सिमिलर होती है, थोड़ी सी टाइम मिल जाता है बैटर को, T20 में नहीं मिलता। फिर आपके ऊपर इतना एतमाद, आप चाहते हैं कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। बाबर आजम आए और रिजवान है, सलमान अली आगा 5 नंबर पे, 6 नंबर पे देखना पड़ेगा कि कौन से बैटर को हम आजमाएंगे। मैं समझता हूँ हुसैन तलब तो होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हसन नवाज होंगे, तो यहाँ पे कशमकश रहेगी हमारी बैटिंग की। तो ये एक मौका है अपनी जगह पक्की सीमेंट करने के लिए हमारे बैट्समैन को भी और बॉलर्स को भी। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताएं, अब हमने ऑब्वियसली ओपनिंग में कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हो गए हैं और जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएं तो वो भी कंफ्यूजन हो जाती है। हम इसको अपनी स्ट्रेंथ समझें कि हमारे पास इतने कोई ज़बरदस्त बैटर्स हैं कि सारी ओपनिंग के लिए भी तैयार हो सकते हैं, या फिर ये वीकनेस भी हो सकती है क्योंकि किसी को उसकी पोजीशन पे ना भेजा जाए तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता। इज दैट राइट? पॉजिटिव साइन जब होता है कि आप लगातार किसी 2 पेयर मतलब एक पेयर को आप आजमाएं। अभी मैंने कहा कि 4 मैचेस में 3 अलग ओपनर के साथ ओपनिंग किए, कुछ इसमें इंजरी भी हुई, कुछ ड्रॉप हो गए। उस्मान खान को बाई फोर्स आपने ओपनिंग कराई, फिर इमामुल हक आए। तो अगर 2 ओपनर भले फ्लॉप हो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको खिलाते हैं। जैसे सईद अनवर आमिर सुहेल की एक मिसाल आती है, वो फ्लॉप नहीं हुए लेकिन वो कंसिस्टेंटली खेला करते थे और बहुत रन किए। जैसे बाबर और रिजवान भी फॉर दैट मैटर बड़े अरसे वो ओपनर्स रहे। तो वो T20 में ओपनिंग करते आए और वो हमें शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाए दोनों। तो लेकिन उनको मौका, जब जो प्लेयर ज्यादा खेलता है ना, मतलब रोजाना खेल रहा है या पाकिस्तान टीम का मेंबर है, प्लेइंग 11 में आ रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब इसमें से अगर हम देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स आते जाते रहे हैं, जिसमें सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा फेलियर है कि आपको किसी को मौका दिए थे, कभी खुशदिल शाह आ जाते हैं तो फहीम अशरफ ड्रॉप हो जाते हैं, फहीम अशरफ आ जाते हैं तो मोहम्मद नवाज आ जाते हैं, मोहम्मद नवाज हटते हैं तो शादाब खान आ जाते हैं, शादाब खान हटते हैं तो बहुत सारी कोताहियां मौजूद है, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं।
ये प्लेयर्स अगर आपके पास मौजूद हो, आपके पास प्लेयर्स का पूल मौजूद है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए कि बेहतर तरीके से प्लेयर्स को, ओपनर को चांस दें। ट्रू। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट बाबर नाउ, क्योंकि बाबर को भी एक्शन में देखे कुछ देर गुजर गई है और उनके लिए रन्स लेना बहुत अब क्रूशल हो गया है, दैट ही बेटर डू समथिंग लाइक दैट, और फिर मिडिल ऑर्डर बड़ा डिपेंडेंट भी हो जाता है। क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए उनसे? होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट सेंचुरी उन्हें की हुए 3 साल हो गए इसमें गालिबन, और 20 सेंचुरी सईद अनवर का रिकॉर्ड शायद बराबर किया हुआ है, तोड़ना है उनको। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 800 प्लस रन है इनके, 69 की एवरेज है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा आ गया है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, दबाव है इनके, मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी। जाहिर सी बात होगा, ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे अच्छा मौका मिला है कि आपको ऐसी टीम मिली है जो कि दर्जे में नीचे है आपको, तो यहाँ पे अपनी फॉर्म को वापस लेके आए और होप है पाकिस्तान की। अच्छा नहीं लगता कि 9 नंबर की टीम है पाकिस्तान अगर T20 में, उसमें वर्ल्ड का बेहतरीन बल्लेबाज जगह नहीं बना पा रहा। या तो बाबर में फॉल्ट है, या सिलेक्शन कमेटी में फॉल्ट है, या पूरे सिस्टम में फॉल्ट है। बिल्कुल, ये बड़ी इतने सही बात पॉइंट आउट की है। बट क्विकली, बिकॉज टाइम भी कम है, हर किसी का ही थोड़ा सा कमबैक तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ तो करना ही होगा। रिजवान की बात कर लेते हैं। अब सलमान अली आगा ने तो प्रूफ कर लिया, अपनी कप्तानी उन्होंने T20 पे दिखा ली, जीत भी गए। रिजवान के लिए भी एक टेस्ट ही समझे, मतलब रन्स भी उन्होंने करने हैं, ये टूर्नामेंट जो है ये जीतना भी होगा। एज अ कैप्टन प्रेशर इज ऑन। रियल टेस्ट जो है ना मोहम्मद रिजवान का, एज ए विकेट कीपर भी, एज ए कैप्टन भी, बिल्कुल विकेट कीपर भी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सलमान अली आगा बेहतर कप्तान बन सकता है ओडीआई क्रिकेट में। T20 में बाई फोर्स बनाया हुआ, मेरी ये फीलिंग है, मे बी रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है रिजवान के ऊपर होगा। और रिजवान प्रेशर का खिलाड़ी है, हमने देखा है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है उसने विकेट कीपिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी की है। ये मेरे ख्याल में 3 ओडीआई डिसाइड करेंगे इसकी कैप्टनसी फ्यूचर की। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली उनके लिए भी बड़ा, बहुत से एक्चुअली ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए इट इज़ टाइम टू प्रूव। अनदर नेम इसमें डाल लें तो हमारे नसीम शाह बॉलर भी हैं, क्योंकि उनकी भी कोई इतनी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, जो अभी रिसेंटली नहीं देखी गई। इसमें ब्लेम थोड़ा बहुत मैं अपनी मेडिकल पैनल को दूंगा, कि जब से एशिया कप में से पहले या उसमें इंजरी हुई थी इनकी शोल्डर की, उसके बाद गाय बगाए वो आते जाते रहे, वो पेस नहीं रही, वो बॉलिंग नहीं रही। उससे पहले वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर बन चुके थे। और बात हो रही थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए लेने की, लेकिन अभी जो मसाइल चल रहे हैं उनकी अगर शोल्डर ठीक है तो वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। नहीं तो इसमें मतलब प्लेयर्स को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? आफ्टर ऑल देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन इट एज वेल। देखिए, प्लेयर को अगर इंजरी आ रही है तो मेरा मेडिकल पैनल फौरन उसको निकाल लेगा मैच से। वो खेले जा रहा है। हाँ, बट अगर वो नहीं है अप टू द मार्क, फिटनेस उसकी नहीं है, तो वो ना खेले, और बता भी नहीं रहे। नहीं बताते हैं, लेकिन क्या स्कैन नहीं कराया आपने तो शोल्डर इंजरी का पता ही नहीं चलेगा आपको, आप खेले जा रहे हैं तो वो एकदम से एग्रीवेट करती है, और जब इंजरी होती है तो आप लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। प्रोविजन ये होना चाहिए कि जब आपकी इंजरी आ रही है वो प्रिडिक्ट कर देती है। आपकी जो इतने साइंटिफिक वे में जो बात करते हैं कि क्रिकेट में आ गई है, तो वो प्रिडिक्ट कर देती है कि इतने ओवर और करेगा उसके बाद ये इंजर्ड हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह का देखे ना, वर्कलोड जाहिर कर दिया ना, नहीं खिलाया उसको, टेस्ट मैच जीत गए वो। अगर वो खेलता तो मैं भी हार जाते। तो बहुत सारी चीजें साइंटिफिक वे में देखनी पड़ती है। राइट अच्छा, अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लें अपोजिंग टीम की भी। अब कहा तो यही जा रहा है कि हमारा पलड़ा भारी है, वी आर अ बेटर टीम इन कंपैरिजन टू देम, लेकिन इतना लाइटली हमें किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि T20 में उन्होंने भी हमें टफ टाइम दिया, इट वाज़न्ट दैट ईजी। तो हमें इतना वॉक थ्रू नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए, राइट? देखिए, वेस्ट इंडीज बहुत कोशिश करेगी सीरीज को जीतने के लिए, नहीं जीते तो कम से कम एक मैच जीतने के लिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में आपकी रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज को ये मौका मिला है कि यहाँ पे वो, क्योंकि वो हारते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से ही बन हार गए, वो चाहेंगे कि अब जीतना शुरू करें कि उनकी रैंकिंग बेहतर हो। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज जीत जाते हैं तो 10वें से 8वें नंबर पे तो आ ही जाएंगे ना, तो वो कोशिश में है।
डेरेन सैमी का भी यही बयान था कि हम 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। वो उसी सूरत में खेल सकते हैं कि अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे, और अगर क्वालिफायर में भी जाते हैं तो वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है कि क्वालिफायर में क्वालिफाई कर सकती है। बहुत क्रूशल मैचेस हैं एक्चुअली, बोथ फॉर वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान एज वेल। जीतना ज़रूरी है दोनों के लिए। राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव हम ज़रूर लेंगे। अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर हैं अहमद। आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है, इसके बारे में हम राशिद भाई से भी बात कर रहे थे। इस बार हमारी टीम काफ़ी तजुर्बाकार भी नज़र आ रही है। आपको लगता है कि हम आसानी जीत जाएंगे ये मैचेस, या फिर टफ मुकाबला होने वाला है? व्हाट डू यू सी? जी आसानी जीतना चाहिए। देखिए जब तक बात है ना जवान प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स खेलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडर प्रेशर सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस कम होता है, कि कहीं चोक ना कर जाए, गलतियां कर जाए, जो पावर पॉइंट्स आते हैं एक गेम के अंदर वो शायद मिस कर दें। तो इसलिए यंग प्लेयर्स जहां तक हो वहां उनको लेवरेज जरूर दी जाती है। लेकिन जो ये वेस्ट इंडियन साइड है, इनकी रैंकिंग भी आपके सामने है, और प्लस हमारी पूरी जो बड़ी साइड है, जो पिछले 8 साल से खेल रही है, ये वही प्लेयर्स हैं जिसमें बाबर आजम की वापसी है, जिसमें रिजवान की वापसी है, शाहीन है, नसीम शाह नजर आएंगे आपको, हारिस रऊफ है। तो ये सारे प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद है। मुझे लगता है कि ये सीरीज वन साइडेड क्लिंच करनी चाहिए। ओके, इंशाल्लाह फिर ऐसा ही होगा। ये भी बताएं कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस पे अगर नज़र डालें T20 वगैरह में, हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स मुश्किल में नज़र आए थे। फिर 20 ओवर्स और फिर ओडिया अभी 50 ओवर्स की गेम का फिटनेस मामला भी अलग होता है, बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। क्या इस डिपार्टमेंट पर कंसर्न हैं आप? जी बिल्कुल कंसर्न है। अगर आप रीसेंट पास्ट के अंदर उठा के देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से हमारी बॉलिंग की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बिल्कुल बिलो पार है। कभी हमें नए बॉल के मसले होते हैं और कभी हमें डेथ में मसले होते हैं। फिर हमने कैप्टनसी के बड़े फ्लॉज देखे हैं इस सारे सिनेरियो में, कि जब एक बॉलर नए बॉल से पता लगता है कि अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो उसको एकदम हटा दिया जाता है, और फिर जब जो डेथ में नई बॉलर होते हैं उनको लेके आ जाया जाता है। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह मौजूद है, जिसका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई हल नहीं ढूंढा है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे जब आपने कुछ सीनियर प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप किया था, उसकी जगह आप लेके किनको गए? आप अहमद दानियाल को ले गए, और एक वो सलमान शाहिद लेफ्टी बॉलर थे, आप उनको ले गए। इनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी और ये किन परफॉर्मेंसेस पे आए थे? क्या क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि एक फ्रेंचाइज से बिलोंग करते थे जिनका जो है वो पावर के अंदर है इस टाइम? नहीं। तो जो परफॉर्मर थे, जो अली रजा था यंगस्टर जिसके लिए पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो कहीं नजर नहीं आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे खुर्रम शहजाद, जो कि बड़े पोटेंशियल वाले बॉलर थे, और गालिबन बांग्लादेश की जो कंडीशंस थी वो उन्हें सूट करनी थी, वो नहीं हुआ। फिर आप देखें कि जो है मीर हमजा की PSL के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, लेकिन जिनको सिलेक्ट किया गया उनके क्राइटेरिया का नहीं पता। शायद सिर्फ यही होता है कि ठीक है यार, ये अपना बच्चा है, इनको पाकिस्तान का स्टार दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी अपने हाथ में चीजें हैं, इनको स्टार मिल जाए ताकि आगे इनका भला हो जाए। तो यहाँ अपना और इनका भला हो रहा है, पाकिस्तान के भले की कोई नहीं सोच रहा। तो जो करंट परफॉर्मेंसेस हमारे सीनियर बॉलिंग साइड की है वो तो बिलो पार है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुरी बात है, जो कंसर्निंग पार्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इन लोगों की जो रिप्लेसमेंट है उस पर भी काम सही तरीके से नहीं। बहुत से शॉर्ट कमिंग्स डेफिनेटली हैं, उनको साइड पे रखते हुए अहमद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के मैचेस भी हों और हम जीतें। जीतना हमारा बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वंस अगेन आपको याद दिला दें कि मैच स्टार्ट होगा रात के 11 बजे, सो यू कैन टोटली एंजॉय इट। मतलब इट्स नॉट सच एन ऑड टाइम, वरना तो फिर 3 बजे भी सुबह के स्टार्ट हो रहे होते हैं मैचेस, 4 बजे भी। दिस इज़ ओके एंड इट्स ऑल्सो अ वीकेंड। अच्छा जी, अब क्रिकेटिंग हीरोज़ की तो बात हो गई और एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत हैं। जियो हीरोज़ की भी बात करें, ये सिलसिला भी हमने शुरू किया हुआ है। आपको पता है कि इस महीने में हम मुलाकात आपकी करा रहे हैं हीरोइक काम करने वाले लोगों से। अब कहीं आग लगे, कहीं ज़लज़ला हो, कभी सैलाब और कभी कोई और इमरजेंसी, कोई और आफत आ जाए, हमारे रेस्क्यू इदारों पर तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन इन्हीं इदारों के वर्कर्स हैं जो अपनी जान ख़तरे में डालकर लोगों को बचाते हैं।
तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जहाँ नहीं काम हो रहा होता वहाँ बहुत काम हो भी रहा होता है, एक्सपेक्टेशंस भी इनसे होती हैं। तो अभी 2 दिन पहले एक कान में मजदूर दब गए, रेस्क्यू 1122 के वर्कर्स ने ही मुसलसल कोशिश करके उनकी जान बचाई। देयर यू हैव सम विजुअल्स एज वेल, आप देख सकते हैं। और इसी तरह कुछ हफ्ते पहले आपको याद है कि सबात में कुछ लोग सैलाबी रेले में बह गए, बहुत सौ की जान गई, लेकिन बहुत लोग बचाए भी गए, तो उनको बचाया भी गया और उन्हीं उन्हें बचाने वाले खुद भी ख़तरे में अपने आप को डालते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। उसी पानी में खुद आपको भी जंप मारनी होती है किसी को बचाने के लिए, लेकिन नेचुरली रेस्क्यूअर्स को अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करना होता है। और हमारे साथ आज के हीरो हैं सवात के वही रेस्क्यू वर्कर जिन्होंने लोगों को बचाया। हिलाल खान हमारे साथ हैं। जब सोचते हैं ना हिलाल के किस तरह ये कोई कर लेता है ये काम, पता चल रहा है कि कोई डूब रहा है, पानी भी बह रहा है, आपकी जान की भी कोई गारंटी नहीं है और फिर भी आप छलांग लगा दें, किस तरह होता है ये? जी शुक्रिया। मुश्किल बहुत होती है जब वो ये पिछले जो वाकया हुआ है इस पे ना भूलने वाला वाकया है और अफसोस बहुत होता है कि जो लोग थे मेहमान थे हम उनको नहीं बचा सके। बहरहाल अल्लाह वो उसकी वक्त मुकर्रर थी, कोशिश हम लोगों ने बहुत की। तकरीबन 4 लोग उसमें बच गए थे और बाकी जो 13 बंदे थे वो शहीद हो गए थे। हमें जान की परवाह नहीं होती है। अगर वक्त पे हम लोग पहुंच जाते तकरीबन 10-15 मिनट पहले, लेकिन ये अचानक रैली थी, अचानक सैलाब आ गया और इस वजह से हम दूसरी जगह पे मसरूफ थे। अच्छा, जब इमरजेंसी होती है तो वो अचानक ही होती है, ऑब्वियसली बता के तो आती नहीं है, वो एकदम से एक मोमेंट जो है वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। आप लोगों के पास कोई प्लान होता है ऑलरेडी? जैसे अगर आप एक रेस्क्यू वर्कर हैं, आपके साथ 2-3 हो, क्या आप लोगों ने पहले डिसाइड किया होता है कि कौन किस तरफ जाएगा, या फिर ये सारी प्लानिंग उसी मोमेंट पे होती है, उसी वक्त होती है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई है और ये जो काम है वॉलंटियर ये करते हैं फी सबीलिल्लाह। हम तकरीबन 35-40 साल से ये काम कर रहे हैं। जब हमें अंदाजा होता है बारिश या कोई इस तरह माहौल बनता है तो 35 सालों से ये दरिया है, दरियाई स्वात, ये इस तरह है हमारा दूसरा घर है। ये हमें जो रूट है उसका पता होता है, अपने भाइयों को फैला देती है, क्योंकि इस पे हम हमारे भाई और हम ये मछली पकड़ने का काम है उसको बेचते हैं। तो ये प्लान होता है 4 पॉइंट होते हैं उधर अपनी किश्तियाँ, और अक्सर हम लोग जो लोग होते हैं हमारे वो काम में मसरूफ होते हैं या कोई जिस तरह ये लोग आए अचानक उधर गए और ये फंस गए। तो ये मामूल के ये तकरीबन बहुत अरसे से इस तरह चले आ रही है। हाँ, ये मामूल से चली तो आ रही है, लेकिन अब हमने देखे और मुश्किलात बढ़ रही हैं। आप लोकल हैं वहाँ के, इतने अरसे से आप यही रेस्क्यू वगैरह कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दरिया जो है ये आपका घर है, तो आप लोगों को भी बॉदर करता है तजावज़ात इतने बढ़ जाना कि दरिया की पूरी जगह ले लेना? होटल रेस्टोरेंट जो हैं वो अंदर तक बने हुए हैं, आप लोग तो वहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ इससे तकलीफ तो होती होगी? आप लोग अपोज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन ये दुनिया के लालच ने इन लोगों को अंधा किया है। जो वाकया हुआ है ना, ये जो होटल है सामने उधर काम हो रहा था, ये इरिगेशन वाला, बहरहाल सुबह थी और किसी ने इसको मना नहीं किया, क्योंकि ये जब ये आप जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल खुश था, इधर बिल्कुल पानी था, उधर थोड़ा ऊपर इसको जो रेत का वो बंद था वो बांधा गया था और ये लोग आसानी से उधर चले गए। तो उनको तो ये पता नहीं था, मैं मानती कि यही तजावुजात की वजह से ये जो अभी ये हुआ है ना, इन्हीं तजावुजात की वजह से। और हमें पहले लाश ढूंढने में बहुत आसानी होती थी, अब इन्हीं तजावुजात की वजह से हम लाश कई दिनों तक, कई महीनों तक, कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी मिलता है। और खुशकिस्मती अगर बंदा कोई डूबता है और इसकी लाश फौरन मिल जाता है तो ये खुशकिस्मती है।
बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली एक नाजायज़ ये जो हैं सारी चीज़ें लगाई होती हैं उन्होंने, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं तजावुज़ात की, और ये तो इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको हटाएं और कभी दोबारा ना आने दें इधर, बिकॉज इस तरह होना ही नहीं चाहिए। और हमने देख लिया है कि ये पानी लिटरली चंद मिनटों की बात है कि इस तरह तेज़ी से आता है और कोई भी उस जगह पे हो तो वो तो फंस ही जाएगा। ये बताइएगा हिलाल के वसाइल की कमी का आपको आप लोगों को, जब आप लोगों को रेस्क्यू करने जाते हैं, आपको ये फील होता है कि हमारे पास और चीज़ें होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होनी चाहिए? मतलब 30-35 साल से जो आप काम कर रहे हैं वो अब मुख्तलिफ अंदाज से हो रही है या फिर वही सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप पिछले 30 साल से कर रहे हैं? ये आप देख रही है अपनी मदद आपके और अपने हाथों से ये किश्तियां बनाई है, जो ये ट्रैक्टर के ट्यूब होते हैं इंतहाई खतरनाक है। कोई चीज इस तरह या लगकर कोई चीज आता है, दरिया है और वो दरिया अभी नहीं रहा, ये जो सारे हम ये गन है इस दरिया में फेंकती है कालाम से लेकर इधर, अब वो पानी नहीं रही तो खतरनाक भी बहुत है। और अपनी ये जो लक्कड़ मक्कड़ की किश्तियां बनाई है होना चाहिए, लेकिन क्या करें, किसको बताइए। हम अपने जो बस में जो चलते हैं यही करते हैं, ये 10-12 किश्तियां बनाए और अब तो जिधर ये हादसा हुआ एक पॉइंट भी बनाया है और उधर हमारी इमरजेंसी के लिए अब 1-2 किश्तियां बिल्कुल रखे होते हैं। अभी पिछली रात एक बच्चा उधर ही डूब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे तक हमने वो उसको रेस्क्यू किया। मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं कि वो कश्तियां वगैरह भी बचाने के लिए वो लिटरली आप लोगों ने खुद बनाई हैं। मतलब फिर इंतज़ामिया का काम क्या रह गया है? हमारा तो ये सवाल है कि ना आप वो तजावुज़ात हटा सकें, ना वो उस जगह को आप क्लियर कर सकें जो एक दरिया के बहने की जगह है, उसमें होटल और सारी बैठकें लगी होती हैं, तो उसको भी आप नहीं कर सके, हटा सके। फिर वसाइल भी इतने कम हैं, उसको भी आपने नहीं दिया कि वर्कर्स अपनी जान भी बचाएं साथ साथ और लोगों की जानें भी बचाएं। तो ये इन हालात में हिलाल साहब आपका ये काम करना सलूट है आपको, क्योंकि ये तो आपको खुद भी ना पता हो कि आप भी इसमें से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और वसाइल भी इतने कम होना, वो सारी चीज़ें, वो कश्तियाँ भी आपकी खुद बनाई हुई। आप वाकई हीरो हैं और मतलब सलूट है आपको। ये तकरीबन मैंने कहा ना 35 साल से पहले मेरे वालिद साहब करता था ये कामों, और ये बिल्कुल फीसबिल्लाह हमारे पास तो अपने बस की कफन मैयत के लिए जो जरूरी लाजिमात है वो मौजूद होती है। कभी कभी लावारिश लाश हम उनको भी दफनाते हैं। और बाकी अगर ये आप इदारों की बात करें या इधर लोकल ये जो हमारा इंतजामिया है, इंतजामिया ये होटल इंतजाम है, अगर बर वक्त ये जो तजावुजात है बिल्कुल दरिया के पास जो होटल बने हुए, अगर इसके पास एक इमरजेंसी बोर्ड होता या ये एक ऐसा चौकीदार होता इधर खड़ा करता कि भाई आप अंदर नहीं जाना है, पता नहीं मौसम का पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जो हादसा हुआ है ना, ये हमारे लोग अपनी गफलत की वजह से हुआ है। चाहे वो उसको तो आप नहीं कह सकती, लेकिन जो हमारे सयाह हज़रात आते हैं उनको लाख मना करने के बावजूद भी कि ये दरिया खतरनाक है। लेकिन वही तो सारी बात हो गई ना हिलाल खान साहब के, अगर वो जगह ही अगर बंद कर दें, भाई समुंदर कह रही हूँ, कराची का समुंदर है, दरिया को देखने के लिए दूर से देख के भी आप उसकी खूबसूरती आप एंजॉय कर सकते हैं, उसके अंदर बैठने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, और इसमें इंतज़ामिया की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिलाल खान साहब बहुत शुक्रिया, आज आप जियो हीरो बने, और इतनी लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद जाके ऐसे काम करना, लोगों को बचाना, और दहाइयों से यही करते रहना, मतलब हीरो ना हुए तो और क्या हुआ। ज़बरदस्त बात है, मुश्किल बात है वैसे तो। ये हमारे कौमी हीरो हैं, और इस महीने तो ख़ास तौर पे हमारी कोशिश है कि बहुत से कौमी हीरो से आपकी मुलाकात करानी है। अच्छा जी, कराची में आपको पता है, इफ़ यू नो कराची यू वुड नो कि पानी की शदीद किल्लत का मसला जो है वो बरसों पुराना है, मगर आज नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि शहर की आधी से ज़्यादा आबादी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम है, और इस वक्त भी शहर में पानी का संगीन बहरान चल रहा है। 1.5-2 माह से ऐसे इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा जहाँ 10-15 दिनों में एक आध बार पानी आ जाता था, अब वहाँ भी नहीं हो रहा। तो वाटर शॉर्टेज कोई अखीर किस्म की है, गरीब और
मुतवसत लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो पानी की ख़रीदारी पर खर्च करते हैं, मजबूर हो जाते हैं और कोई तरीका नहीं है। और ऑब्वियसली हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, इनफैक्ट मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लोगों को उम्मीद दिलाई है कि शहर में पानी के मसाइल जो हैं वो बड़ी हद तक हल होने जा रहे हैं। और वो कैसे, क्योंकि हब डैम से कराची तक नई बनाई गई नहर जो है, कनाल जो है वो तैयार है। What a great news it is. We need to know more about it. मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुबारक। और पहले तो ये बता दें, वादा भी था कि ये कनाल जो है बन रही है और खुल भी जाएगी, मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगी, एंड वी आर देयर नाउ माशाल्लाह। 13 अगस्त 2025 यानी कि आज से 6 दिन बाद हब कनाल 100 MGD की जो नई कनाल है उसको बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा एंड इट विल बिकम ऑपरेशनल। और ख़बर यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बराबर में जो पैरेलल पुरानी कनाल थी जो कि 45 साल पुरानी है, जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझ जाएं। जी, तो उसको भी हम रिहैबिलिटेट करें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे पास 200 MGD यानी कि 2 करोड़ गैलन यौमिया पानी सप्लाई करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी विल बी केटर्ड फॉर। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है हुमा वो कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी एंड सर्टन एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फ़ायदा होगा लोगों को। दूसरी चीज़ ये कि पानी जो हम अभी इस कनाल से उठा पा रहे थे वो था 6 करोड़ गैलन। अब इस नई कनाल की वजह से हम 10 करोड़ गैलन उठाएंगे, यानी कि तकरीबन 40 करोड़ गैलन में हम इमीडिएटली इजाफ़ा कर पाएंगे, जिसका एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। और जो मैंने कैचमेंट एरियाज़ आपको बताया, इसके ये वो एरियाज़ हैं जो बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे जिनको पानी की बड़ी शदीद और पानी मतलब होता ही नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वहाँ, तो उनकी मुश्किलात में इंशाल्लाह कमी आएगी। जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, जिसको हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे, कि जो हब डैम है दैट इज़ इन बलूचिस्तान और दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय वापडा। तो वापडा ने बलूचिस्तान के लिए और कराची के लिए एलोकेशन की हुई है। So Karachi gets 100 MGD from the canal. Now that we will have 2 canals, so we are in a position to extract more water from the dam. So we will be taking the matter to WAPDA, requesting them कि हमारा जो कोटा है उसको 100 MGD से बढ़ा के अगर वो 150 कर देते हैं तो आपके पास मज़ीद 50 MGD आएगा, जिसका अगेन फ़ायदा एक आम आदमी को हो पाएगा। ये वो कॉन्वर्सेशन है जो अभी होनी है, ये आपकी हमारी उम्मीद पे है कि हम ज़्यादा भी ले सकते हैं पानी। हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है और इसको हम और ज़्यादा अब विगरसली फॉलो करेंगे नाउ दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन पुट इनटू प्लेस। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हुमा वो ये है कि कराची शहर में कहा यह जाता था कि इस मसले को एड्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो मुर्तज़ा नहीं किया गया ना, तो 22 साल बाद इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि 22 साल बाद कराची के अंदर एक बड़ा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसका ऐलान नहीं हुआ, वो एक्चुअली डिलीवर किया जा रहा है और इंशाल्लाह 13 अगस्त को वो डिलीवर हो जाएगा। दिस इज़ अ 12.8 बिलियन रुपी प्रोजेक्ट। जो लोग कहते थे कि कराची शहर के अंदर पीपल्स पार्टी पैसे खर्च नहीं करना चाहती, ये उसका जवाब है कि ये हमने कोई फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं ली। मेयर पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि यार ये चीज़ करनी है, हमारे मंशूर का हिस्सा था, कराची वालों को वादा किया था। तो माशाल्लाह we've lived up to the commitment that we had made, and there are many more such things which are to come in the next few years. ज़बरदस्त। we'll talk about some of the things because they have been promised, तो हम उसकी ज़रा पूछना चाहेंगे कि वो बातें कहाँ तक पहुँची। but sticking to this canal and water issue at the moment, मतलब आपने जो डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं जहाँ पानी जाएगा और बड़ी गुर्बत है और ऑब्वियसली वहाँ पानी नहीं पहुँचता था, नॉट सो गरीब आवाम भी जो है वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा। तो पानी के इश्यूज़ जो हैं वो हैं, मतलब आप बिल्कुल साउथ में चले जाएं, कराची को रिक्वायर्ड तो बहुत ज़्यादा पानी है देन दिस एज वेल। कोई 1200 इज़ द फिगर MGD जो कहा जा रहा है। हम वहाँ कब पहुँचेंगे, क्योंकि 600 दिया जा रहा है, 1200 चाहिए, वी आर हाफ वे थ्रू ओनली। ये आपने यू हिट बुलजाए कि देखें जब डिमांड सप्लाई में इतनी बड़ी कमी होगी तो डिस्टॉर्शन होगी, एंड दैट्स द क्रूशल प्रॉब्लम। मैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए 22 साल पहले जब कराची में पानी लास्ट टाइम ऐड हुआ था K3 के ज़रिए, उस वक्त कराची की सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन थी 96 लाख। Got it, of course, okay, और आज हमारी पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 2 करोड़ 3 लाख है और प्रैक्टिकली शायद इट्स अबाउट मोर देन दैट 3 करोड़, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके पास जो फैसिलिटी है
वो है 22-25 साल पुरानी, जब आपकी आबादी मौजूदा आबादी की शायद आधी से भी कम थी, राइट। तो ये क्रूशल इशू है। अब इस क्रूशल इशू को एड्रेस करने के लिए क्या होता है कि जब पानी की सप्लाई स्टार्ट होती है हुमा, तो उसके अंदर दो तरीके हैं। या तो शहर के अंदर एक मुनसिफाना तकसीम पानी की शुरू हो जाए, यानी कि आपको भी कुछ पानी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, कैमरामैन को भी मिल रहा है, हर बंदे को मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हर किसी ने कोशिश ये की है सारा पानी मुझे मिल जाए। अच्छा, जो लोग वाटर सोर्स के करीब हैं उनको पानी नेचुरली मिल जाता है। तो जब पानी की आप सप्लाई स्टार्ट करते हैं कींजर से, तो कींजर के बाद धाबेजी आता है, धाबेजी के बाद ये घारो आता है, घारो के बाद मलीर आता है, मलीर के बाद ये दो हिस्सों में बाइफरकेट होता है। एक ईस्ट की तरफ लाइन जाती है और एक जो है मलीर के ज़रिए लांडी कोरंगी से होती हुई क्लिफ्टन की तरफ आती है। अब ये जो हमारी टैंकर माफिया जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी जो मेजर कैचमेंट एरिया है ये आपका एफ्लुएंट एरिया है जो कि क्लिफ्टन का है और डिफेंस का है। वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता। हाँ, और कोई तरीका भी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह एज आई एक्सप्लेन कि 99 में आपकी आबादी क्या थी और आज आपकी आबादी कितनी है। तो आपकी आबादी कोरंगी में इतनी बड़ी है, आपकी आबादी मलीर में इतनी बड़ी है, ईस्ट में इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से वो कनेक्शन होते गए और पानी जो है वो टेल एंड एरियाज तक नहीं पहुँच पाता। यही एग्जाम्पल जो है वो लियारी के लिए भी है और किमाड़ी के लिए भी है। सो व्हाट वी हैव डन इज और व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी आर डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टिंग 2 डेडिकेटेड लाइंस जो एलिवेटेड होंगी। एक लियारी एक्सप्रेसवे के साथ आ रही है ताकि उसके अंदर ना पानी की चोरी हो और वो डेडिकेटेड जो है आपको लियारी के पास पानी पहुंचाएगी, जिससे लियारी का जो टेल एंड का एरिया है आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा हम काम कर रहे हैं DHA की साइड के ऊपर कि हम ये शारा भुट्टो के साथ एक पैरेलल लाइन लेके आ रहे हैं जो कि 10 MJD डेडिकेटेड पानी टेल एंड एरिया को प्रोवाइड करेगी। इसकी अप्रूवल हमें गवर्नमेंट से ये मोस्टली फॉर अगर वहाँ से ला रहे हैं आप तो ये डिफेंस एरियाज के लिए होगी। ये मस्जिद आयशा तक लाइन पहुँचेगी और उसके बाद फिर उसकी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो DHA करेगी। ये मतलब इससे पहले कि बहुत ही एक्साइटेड हो जाए कौम, इसको टाइम लगेगा जी। इसको अक्टूबर में हम काम स्टार्ट करें। 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसका अप्रूवल मैंने करवा लिया है। गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड, चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है, बिलावल साहब की मेहरबानी है। अप्रूवल मैंने कर लिया है। इसको इंशाल्लाह अक्टूबर में हम टारगेट हमने किया हुआ है कि हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे एंड इट विल टेक 12 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग इन अक्टूबर। आप कह रहे हैं 12 मंथ्स अगले अक्टूबर तक, तो ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड टू नो और आप से हम फिर पूछते भी हैं कि कहाँ तक बात पहुँची। साथ ही K4 प्रोजेक्ट का बता दें कि ये इसकी क्या डेवलपमेंट है, वेयर डज इट स्टैंड एट द मोमेंट? देखिए, K4 प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि 22-23 साल में बड़ा इसके अंदर मेस क्रिएट हुआ। अब उसके 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट के ऊपर वापडा काम कर रहा है जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि शहर के अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके ऊपर वाटर कॉरपोरेशन काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट ने हमें वो फंडिंग उसकी प्रोवाइड की है। 77 बिलियन रुपीज़ हैं, वो तमाम फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो K4 ऑगमेंटेशन के 4 कंडुएट्स हैं जिसके ऊपर काम होना है। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिया और पहला फेज़ उसका जो है वो हो रहा है पुरानी सब्ज़ी मंडी कश्मीर पार्क के सामने, जिसकी हमने टेंडरिंग कर दी और बाकी 3 लाइंस के ऊपर अब काम टेंडरिंग का इस वक्त चल रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है उसको मैं डायरेक्टली ख़ुद नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वापडा ने इस साल फेडरल गवर्नमेंट से बजट में शायद 40 अरब रुपए मांगे थे ताकि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। दैट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड इन द बजट। उनको शायद बजट में 3.5-4 अरब रुपए दिए हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कराची वालों के बिहाफ पे फेडरल गवर्नमेंट इसका कुल कितना हो जाए? जो फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है उसका 125 बिलियन हजम है, जो कि किंजर से इसको लेके आएगा टू चिड़िया, एक मकाम है हमारा कराची के बॉर्डर पे, और फ्रॉम चिड़िया टू द इंटरनल आर्टरीज ऑफ कराची वो हम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट 77 बिलियन रुपीज़ है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 205 यानी 200 प्लस ही हो गया ना सारा। तो आपका कहने का मतलब है कि आप अपना पार्ट ऑफ द थिंग वो यूर ऑन योर वे टू इट। वी आर ऑन आवर वे टू इट, वी आर डूइंग इट। और वफाक ने अभी कितने इशू किए हैं? वफाक ने, वापडा ने 40 अरब मांगे थे, लेकिन शायद जो एलोकेट बजट में किए गए वो 3.5-4 अरब हैं। ये इस पर बेहतर पर्सपेक्टिव आपको किसी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे से मिल सकता है। ये तो मतलब ये तो फिर दिस इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप 125 कह रहे हैं उसमें से कितने 4-5 अरब की बात कर रहे हैं आप फिर अभी ना। लेकिन ये काम एलोकेशन तो पहले से स्टार्ट हुई है,
उनको मज़ीद काम करने के लिए 40 अरब रुपए चाहिए थे। हर इदारा जब काम करता है ना तो अपना एक असेसमेंट करता है वो, और फिर वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम ये काम कर पाएंगे। तो उन्होंने इस माली साल के लिए, दैट इज़ 25-26 के लिए, वापडा ने रिक्वेस्ट की थी कि आप 40 बिलियन रुपीस बजट में एलोकेट करें। वो अनफॉर्चुनेटली एलोकेट नहीं हुए। अच्छा, कैन यू गिव अस लाइक अ रफ टाइम फ्रेम कि आपको लग रहा है डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस जो हो रही हों, लेकिन फिर भी कोई टाइम फ्रेम? देखिए, वापडा क्लेम करती है कि 26 दिसंबर तक, यानी कि 2026 दिसंबर तक वो अपना काम कर लेंगे। दिस इज व्हाट कितनी डेडलाइन है ये? इससे पहले भी क्योंकि बात तो काफ़ी बार हो चुकी है। देखिए, मैं लोगों को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, पहले उस तरीके से शायद संजीदगी के साथ काम नहीं हुआ। बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज थे, लिटिगेशन आ गई थी, कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स थे। तो जो अच्छी चीज़ है वो स्टे ऑर्डर्स ख़त्म हो गए, लिटिगेशन ख़त्म हो गई है, विल बड़ी सब्सटेंशियल है जो नज़र आती है होते हुए। सिर्फ ये कि फिस्कल स्पेस जो है किसी भी काम करने को, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, नए चेयरमैन वापडा भी अब आ गए हैं, ही वाज कोर कमांडर कराची, सो ही इज आल्सो अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इन कराची एंड द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ कराची। तो आई एम गोइंग टू रीच आउट टू हिम एज वेल एंड रिक्वेस्ट हिम कि उनकी भी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। हाँ, बस हम भी इधर यही कहेंगे कि प्लीज़ अब कर ले। अच्छा, वेरी क्विकली, बिकॉज माशाल्लाह कराची के भी इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। एक पिछले घंटे में मुर्तज़ा हम बात कर रहे थे, ये जो आग लग जाती है आए दिन फैक्ट्रियों में, उसके बाद फायर ब्रिगेड्स का वहाँ पहुँचना, इनफैक्ट वहाँ फायर स्टेशन का ना होना इंडस्ट्रियल जोन जैसी जगह पे, इट्स अ लिटिल शॉकिंग। मतलब वी आर अ मेगा सिटी और उसमें इतने बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, लेकिन उनकी अपनी इस तरह तैयारी नहीं है कि कोई हो, या फिर सिटी इंतजामिया ने के साथ मिलके वो तैयारी नहीं है। वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट? आपको थोड़ी सी तस्सीह कर दूं इसकी। हर इंडस्ट्रियल जोन में फायर स्टेशन मौजूद है। अच्छा, उस फायर स्टेशन के अंदर दो जो हैं फायर टेंडर्स खड़े होते हैं। ये जिस जगह पे कल आग लगी, पहले दिन में केएमसी की तरफ से दिए होते हैं? जी, नेचुरली केएमसी फायर टेंडर्स केएमसी के हैं। जो सारा फायर का स्टाफ है वो केएमसी का है। तो कल भी जब आग लगी, EPZA, दैट्स अ फेडरल एरिया, not KMC is not drawing any revenue from it, Sindh government is not drawing any revenue from it, it's completely federal government area, so they should have their own facilities. वहाँ पर जब ये आग लगी तो हमारे फायर टेंडर्स वहाँ पहुँचे, हमने पानी की सप्लाई थ्रू आर हाइड्रेंट्स उसको इंश्योर किया, और नतीजा ये हुआ कि जो सुबह वाली आग थी वो बुझ गई। फिर रात को एक और वाक़या हुआ, उसके ऊपर भी अगेन काम जो है वो KMC के फायरमैन ने हमारे फायर टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड, हम भी पिछले घंटे में यही बात कर रहे थे कि अब ये इतने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, व्हाई कैन दे नॉट मेक देयर ओन, मतलब अपने आप को तो आप सिक्योर करें, एंड गुड ऑन यू के ऑब्वियसली, लेकिन आप सर्विसेज दें, साथ मिल के कोई काम हो जाए, फाइनेंसिंग उनकी हो। दिस इज नॉट गुड ऑन माय पार्ट और KMC's पार्ट, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ शहर तो हमारा है, लोग हमारे हैं। लेकिन कैन वी स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम इट और मिल के कोई काम हो जाए? मैं बार बार ये कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है, and the federal government has to support such initiatives. You know, you have to have faith in the local government, you have to have faith in the local tentacles, because आप इस्लामाबाद में बैठ के चीज़ों को माइन्यूटली जो है ना मैनेज नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम यहाँ मौजूद हैं तो हम उसको कर सकते हैं। मैं इस इंसिडेंट से अगेन रीच आउट करना चाहूँगा तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को भी। मैं कल भी उनके साथ, उन लोगों के साथ इन टच था, और मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी यही बात करूंगा कि वी नीड टू हैव अ वर्किंग मैकेनिज्म कि इसके अंदर लोगों को जो मसला है उनका उसको हल किया जा सके, और जब तक वो मसला हल नहीं होता है, इन द मीन टाइम जो KMC अपने वसाइल उसको इस्तेमाल कर रही है। इफ वी मे ऐड देयर, जिस तरह लोगों ने एग्जिट किए हैं वो जलती हुई बिल्डिंग्स, मतलब देयर हैज़ टू बी सम चेक एंड बैलेंस एंड कंट्रोल कि 1500 बंदा काम कर रहा है और कोई आग लग गई है ना, कोई फायर एग्जिट नहीं है, फायर इंजन्स नहीं है, अपनी मदद आप पे। ये तो बड़ी बात है कि वहाँ कोई इस तरह कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। और ये पिछले 1.5 माह में मेरे ख्याल में ये तीसरा बड़ा वाक़या है इसी इलाके में, EPZA के अंदर। पहला वाक़या जो मैंने बता रहा हूँ वो ईद के शायद गालिबन तीसरे दिन हुआ, बकरा ईद के तीसरे दिन आई वॉज देयर, जिसके अंदर हिमानी जो परफ्यूम्स की, फ्रेगरेंस की फैक्ट्री है, वहाँ से वो आग लगी, एंड देन 2 फैक्ट्रीज और उससे अफेक्ट हुई थी, और अभी भी यही हुआ उसी इलाके में। तो नेचुरली थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि
हर इमारत के अंदर उसके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, फायर एग्जिट उसके अंदर होने चाहिए, और वो जो इदारा उसको कंट्रोल रेगुलेट कर रहा है, दे शुड मेक श्योर कि दैट इज द केस। जल्दी से टाइम नहीं है, करीमाबाद अंडरपास का बता दें कि 30 सितंबर 2025 इंशाल्लाह वो अंडरपास कंप्लीट, व्हिच इज लाइक अ मंथ, 1.5 महीने बाद है। उसके अंदर सिर्फ एक कैविएट है कि अगर खुदा न खास्ता बारिश तेज हो जाती है कोई आइंदा चंद रोज में, तो उससे शायद कोई हफ्ता 10 दिन डिले हो सकता है, बट उसके अंदर कोई बॉटल नेक नहीं है अब। अच्छा जी, बहुत सवाल रह गए। मेयर साहब आपको दोबारा आना पड़ेगा, आप वादा भी हमसे कर चुके हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओपनिंग ऑफ द कनाल 13th August को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे।